बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी में तीसरा टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के प्रोसेस को हम शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी कंसेप्ट इनसे रिलेटेड है वो आपको समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के डेफिनीशन की तरफ। डेफिनीशन क्या है? The spontaneous process in which an unstable parent nucleus changes into more stable daughter nucleus with the emission of energy is called न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसमुटेशन का जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, यानी चेंज होना। ठीक है, ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है चेंज होना। तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का क्या मतलब बनता है? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का मतलब होगा न्यूक्लियस में चेंज आना। ठीक है ना? तो न्यूक्लियस में चेंज आने को हम सिंपली बोल सकते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। तो अब यहाँ पे इसका जो है डेफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस जो अपने आप जो है परफॉर्म होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप परफॉर्म होने वाला। ठीक है, तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कैसा प्रोसेस है? ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये अपने आप होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इन विच एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस। सबसे पहले देखते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस होता है जो शुरू में पाए जाने वाला न्यूक्लियस, यानी चेंज आने से पहले जो न्यूक्लियस होता है वो कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस। चेंज होने के बाद जो न्यूक्लियस बनता है वो होता है डॉटर न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या होता है? जो पेरेंट न्यूक्लियस चेंज होता है इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है वो चेंज हो जाता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में। चेंज होने से पहले जो न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है। तो चेंज होने से पहले वो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है किस में? स्टेबल न्यूक्लियस में, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, और इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के प्रोसेस में एनर्जी भी साथ साथ एमिट होती है। ठीक है, तो ये इस तरह डेफिनेशन बनती है इसकी। मैं एक मरतबा और रिपीट करता हूँ। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज हो जाता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में, और इस प्रोसेस के साथ साथ जो है इस प्रोसेस में एनर्जी भी साथ साथ एमिट होती है, एनर्जी की भी एमिशन होती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन की थी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने बात की थी। तो यही डेफिनेशन हमने रेडियो एक्टिविटी में कहा था। रेडियो एक्टिविटी का जो डेफिनेशन था वो भी यही है, तकरीबन यही है। ठीक है, और इस टॉपिक में हम देखेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके और इसके साथ साथ गेमा डीके। तो ये अल्फा डीके, बीटा डीके और गेमा डीके, ये तीन चीज़ें रेडियो एक्टिविटी में भी होती थी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला मामला आ जाता है कि रेडियो एक्टिविटी में भी हम यही डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन, गेमा एमिशन, और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के टॉपिक में भी हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इन दो टॉपिक्स में डिफरेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझ लें। देखें, रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता था उसमें हम फोकस करते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशंस को। देखिए, रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में हमने तीन तरह के एमिशन पढ़े थे, अल्फा एमिशन, बेटा एमिशन और गेमा एमिशन। ये जो तीन रेडिएशंस एमिट होती हैं, इन रेडिएशंस के एमिट होने पर जोर दिया जाता है, इन रेडिएशंस के एमिशन को स्टडी किया जाता है रेडियो एक्टिविटी में। लेकिन जो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होता है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में हम बात करते हैं न्यूक्लियस के चेंज होने को। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में हम बात करते हैं न्यूक्लियस के चेंज होने पर। ठीक है ना? अब रेडियो एक्टिविटी में भी यही होता है, जब अल्फा एमिशन होता है तो फिर न्यूक्लियस तो चेंज होता था, यूरेनियम थोरियम में चेंज हो जाता था, नाइट्रोजन कार्बन में चेंज हो जाता था, कार्बन नाइट्रोजन में चेंज हो जाता था। ये चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में भी न्यूक्लियस चेंज हो जाता था। तो इस वजह से रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का एक स्पेशल केस है। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन हमने देखा किसको कहते हैं, न्यूक्लियस में चेंज आने को। अब रेडियो एक्टिविटी में भी क्या होता है, न्यूक्लियस में चेंज आ जाता है। जब अल्फा एमिशन होगा तो न्यूक्लियस चेंज हो जाता था, जब बीटा एमिशन होता है तो फिर न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। यानी न्यूक्लियस जहां भी चेंज होगा वो एक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का प्रोसेस होगा। अब रेडियो एक्टिविटी हमने जो पढ़ा उसमें भी न्यूक्लियस चेंज होता है, तो इसका मतलब यह है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पेशल केस है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है रेडियो एक्टिविटी। अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक अलग टॉपिक है और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन एक अलग टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंडर आ जाता है, इसका एक आप यूँ कह लें एक सब टॉपिक है, इसका एक स्पेशल केस है। इसका मतलब यह है कि हर एक जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होगा वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन सिर्फ रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से ही नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी होता है। फ्यूजन रिएक्शन के बारे में आप फेमिलियर होंगे। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता था, जो दो एटम्स मिलते थे और कोई दूसरा एटम बनाते थे। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, दो हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं। अब ये हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बनाते हैं तो हाइड्रोजन चेंज हो रहा है किस में, हीलियम में, यानी न्यूक्लियस चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। इस प्रोसेस का स्पेशल नाम क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में ये होता है दो एटम्स मिलते हैं और एक नया एटम बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस केस में भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन चेंज हो रहा है किस में, हीलियम में, तो ये एक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि रेडियो एक्टिविटी भी न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंदर आता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी इस न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंदर आता है। और इसी तरह जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है ये भी न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंदर आता है। फिजन रिएक्शन यानी एक न्यूक्लियस का टूट के दो न्यूक्लियस में चेंज हो जाना, यानी फ्यूजन का अपोजिट होता है। फ्यूजन में दो चीज़ें मिलती हैं एक चीज़ बनाते हैं, फिजन में एक चीज़ दो चीज़ों में बढ़ जाता है। यानी आप ले लें यूरेनियम को, वो टूट जाता है क्रिप्टॉन में और बेरियम में। ठीक है, तो एक यूरियम का जो एलिमेंट है वो टूट जाता है क्रिप्टॉन और बेरियम में। तो यहाँ भी आप देख रहे हो यूरेनियम चेंज हो जाता है किस में, क्रिप्टॉन में, बेरियम में, यानी न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। इसका मतलब फिजन रिएक्शन जो है ये भी एक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का प्रोसेस है। ठीक है, हमारे बुक में ये चीज़ें हाईलाइटेड नहीं थी, मैंने इसलिए बता दी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ रेडियो एक्टिविटी क्या है और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या है। क्योंकि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में भी हम अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गेमा डीके पढ़ते हैं और रेडियो एक्टिविटी में भी अल्फ़ा एमिशन, बीटा और गेमा एमिशन पढ़ते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग सी लग रही थी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है वो बात कर, रेडियो एक्टिविटी में हम किन चीज़ों को फोकस करते हैं, एमिशंस ऑफ रेडिएशंस को, जिसमें अल्फा एमिशन होती है, बीटा एमिशन होता है और गेमा एमिशन होता है। तो हम रेडियो एक्टिविटी में इन एमिशंस को फोकस करते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में हम न्यूक्लियस में चेंज को फोकस करते हैं। चूंकि रेडियो एक्टिविटी में भी न्यूक्लियस चेंज हो जाता था, इस वजह से रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ये भी एक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का प्रोसेस है। और इसके साथ साथ फ्यूजन में भी न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, फिशन में भी न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। तो ये तमाम तीन प्रोसेस जो हैं ये न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा इनमें डिफरेंस। ठीक है ना। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस चेंज हो जाता है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज हो जाता है। जिस तरह हमने देखा रेडियो एक्टिविटी में चेंज हो जाता है, फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, फिजन रिएक्शन में चेंज हो जाता है। अब रेडियो एक्टिविटी में भी हमने कहा था तीन तरह की चीज़ें पढ़ी थी, अल्फ़ा, बीटा और गीमा एमिशन। अब इन प्रोसेसेस में भी क्या होता है, न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। जब अल्फ़ा एमिशन होता था तो न्यूक्लियस चेंज होना है, तो इसलिए हम अल्फ़ा डीके पढ़ेंगे, क्योंकि अल्फ़ा डीके में भी क्या होता है, न्यूक्लियर चेंज हो जाता है। ठीक है, बीटा डीके में भी न्यूक्लियस चेंज हो जाता है और गेमा डीके में भी न्यूक्लियस
चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, यानी हम रेडियो एक्टिविटी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनको पढ़ रहे हैं फिलहाल। और फ्यूजन रिएक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे, फिजन रिएक्शन भी जो है हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लें रेडियो एक्टिविटी अलग चीज़ है और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन अलग चीज़ है, मतलब इनमें डिफरेंस हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। रेडियो एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं अल्फा डीके क्या होता है। इन अल्फा डीके द पेरेंट न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद एक पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है किस में, डॉटर न्यूक्लियस में। एक हमारे पास एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, वो अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं अल्फा डीके। ठीक, अच्छा अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2 एंड एटॉमिक मास रिड्यूसेस बाय 4। अब जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है जो चेंज होना है अभी, अब उस पेरेंट न्यूक्लियस में चेंज आने के बाद जब डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो वो जो डॉटर न्यूक्लियस हमारे सामने आ जाता है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले में 2 कम होगा और उस डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो पेरेंट न्यूक्लियस के एटॉमिक मास के मुकाबले में 4 कम होगा। ठीक है, 4 कम होगा। अच्छा अब इसकी एक जनरल सी इक्वेशन देख लें। ये हमारे पास एक एलिमेंट है x, एक न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल। अब इसका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर z है फॉर एग्जांपल। ठीक है, z है और इसका एटॉमिक मास a है। अब जब ये पेरेंट न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किस में, डॉटर न्यूक्लियस में। फॉर एग्जांपल ये y डॉटर न्यूक्लियस है, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर इसके मुकाबले में 2 कम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। इसका एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो इसका एटॉमिक नंबर 18 होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर 25 है तो इसका एटॉमिक नंबर 23 होगा। ठीक, तो इस वजह से हम जनरली लिखते हैं एटॉमिक नंबर अगर Z है तो इसका एटॉमिक नंबर Z-2 होगा। क्लियर, और अगर इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो अगर A है तो इसका एटॉमिक मास A-4 होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका एटॉमिक मास जो है 50 है, 50 है तो इसका 46 होगा। क्लियर, अच्छा जब ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा तो इसके साथ अल्फा पार्टिकल भी एमिट होता है। इस अल्फा पार्टिकल की वजह से ही तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास चेंज होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये जो Q है ये है एनर्जी, Q रिलीज होता है, इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, हमने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो एमिट होती है, ये वही एनर्जी है जो इस प्रोसेस में एमिट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है इसका मतलब क्या है, मैंने रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में भी समझाया था। अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को मिलाकर अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। अब इस अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर भी आप देखें तो 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है ना, आप ऐसा करें, हीलियम का जो एलिमेंट होता है, जो हीलियम का एटम होता है उसमें आप न्यूक्लियस को देखें तो इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है और यही अल्फा पार्टिकल्स हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इस वजह से जब एक पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है अल्फा एमिशन के साथ, अल्फा डीके के साथ, तो ये अल्फा पार्टिकल हमने अभी कहा कि इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इसमें चेंज हो जाएगा अल्फा के साथ तो 2 प्रोटॉन तो ये लेके गया, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर 2 कम होता है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये इसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, 2 प्रोटॉन ये ले जाता है तो इसका 2 एटॉमिक नंबर कम होता है और इसका जो मास होगा वो 4 होगा, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन भी इसके साथ होते, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास 4। जब 4 एटॉमिक मास ये ले जाएगा तो इसका एटॉमिक मास A-4 यानी इसके मुकाबले में 4 कम होते हैं। क्लियर,
अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, 92। जब ये पेरेंट न्यूक्लियस थोरियम में चेंज हो जाएगा तो हमने कहा एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। देखें, इसका 92 था तो इसका 90 आ गया, 90 एटॉमिक नंबर, ठीक है, थोरियम में चेंज हो गया। देखिए न्यूक्लियस चेंज होता है कि नहीं, पहले ये यूरेनियम था अब थोरियम बन गया, ठीक है, न्यूक्लियस चेंज हो जाता है इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में। तो अब ये देखिए एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, 92 थे 90 हो गए। अब एटॉमिक मास देख लें, एटॉमिक मास यूरेनियम का था 238, अब कितना बन गया 234, 4 कम हो गया, ठीक। अब ये एटॉमिक नंबर 2 कम क्यों होता है, 4 कम क्यों होता है एटॉमिक मास, क्योंकि हीलियम पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। देखिए एटॉमिक नंबर 2 लेके तो ये जाता है, तो इसलिए 92 ये थे, 90 इसको मिला, 2 इसको मिला, ठीक। और 238 यहाँ पे था, 234 इसको मिल रहा है क्योंकि 4 तो ये लेके जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते तो 4 एटॉमिक मास। तो इस तरह ये जो लास्ट में बचता है ये होता है गेमा, गेमा रेडिएशन से एमिट होती हैं वो एनर्जी, जो यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज होती है वो गेमा रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट होती है। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक। अच्छा, सेकंड हम देख रहे हैं बीटा डिके, ठीक है। बीटा डिके क्या होता है, हियर ए न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा डिके में क्या होगा कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है बीटा डिके में, हियर द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, एटॉमिक नंबर जो डॉटेड न्यूक्लियस का होगा वो एक ज़्यादा हो चुका होगा एज कंपेयर टू द पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक। लेकिन जो डॉटेड न्यूक्लियस का एटॉमिक मास होगा वो सेम रहेगा, क्लियर। अच्छा, अब ये होता क्यों है, देखें हमने कहा कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो प्रोटॉन की तादाद एक बढ़ जाएगी, जब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर भी एक ज़्यादा होगा, ठीक। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा होता है और एटॉमिक मास सेम रहता है। एटॉमिक मास सेम क्यों रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज हो जाता है तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास में हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को काउंट करते हैं। अब चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, इसकी एक जनरल सी इक्वेशन देख लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक्स मटेरियल है, ठीक है, कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल है Z। तो हमने कहा कि यहाँ में इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं। एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होगा तो प्रोटॉन एक ज़्यादा होंगे, तो इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक ज़्यादा हो चुका होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसका एटॉमिक नंबर Z+1 होगा, यानी फॉर एग्जांपल इसका अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर 7 बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि एक प्रोटॉन नया बन रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा, लेकिन मास नंबर वही के वही रहेगा, ए है और वह ए ही रहेगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, क्लियर। अच्छा, और हमने देखा कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी एमिट होता है विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं नेगेटिव बीटा, ठीक है। ये नेगेटिव बीटा इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये लास्ट में जो है ये Q मतलब एनर्जी, ठीक है। इसके एक एग्जांपल देख ले। फॉर एग्जांपल ये है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है जी 6, ठीक। अब होगा क्या कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर में चेंज होगा तो इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होगा, तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा, पहले 6 थे अब 7 हो गए, और इसका जो मास है वो वही के वही रहेगा। देखें 14 था अब भी 14 ही है, मास नंबर चेंज नहीं हो रहा,
एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज़ हो रहा है। और हमने देखा इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होती है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव बीटा जो हमने पार्टिकल कहा था, ये इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और लास्ट में ये गेमा रेडिएशन यानी वो क्यू वाला एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस तरह आप यहाँ भी देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है वो चेंज हो रहा है, पहले कार्बन था अब नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है। इसमें भी यही होता था, पहले यूरेनियम अब थोरियम में चेंज हो गई। तो ये जो न्यूक्लियस के चेंज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। क्लियर। अब इसके बाद एक जो है गैमा एमिशन रहता है, मैं पहले वो लिख लेता हूँ फिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आते हैं गैमा डिके की तरफ। गैमा डिके क्या होता है? आफ्टर अल्फा एंड बीटा डिके द डॉटेड न्यूक्लियस रिलीजेस एनर्जी in the form of gamma radiations to gain stability। अब जब कोई भी न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा यानी अल्फ़ा एमिशन करेगा, अल्फ़ा डिके होगी, या जब बीटा डिके होगा, तो उसके बाद जो डॉटेड न्यूक्लियस बनता है उसकी एनर्जी हाई होती है। अब उस हाई एनर्जी के साथ वो स्टेबल नहीं होता। अब स्टेबल होने के लिए उस डॉटेड न्यूक्लियस को एनर्जी एमिट करना पड़ता है। तो जो एनर्जी वो डॉटेड न्यूक्लियस एमिट करता है वो गेमा रेडिएशंस की सूरत में एमिट होती हैं। ठीक। और इस प्रोसेस में जब गेमा रेडिएशंस एमिट होती हैं तो उसको हम गेमा डिके बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई एक एलिमेंट है, कोई न्यूक्लियस एक्स है जिसका एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर z, जब ये चेंज हो जाता है किसी दूसरे न्यूक्लियस में यानी y में अगर चेंज होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो चुका होता है, एटॉमिक मास 4 कम हो चुका होता है, तो ये जो डॉटेड न्यूक्लियस बनता है इस पेरेंट न्यूक्लियस से, इस डॉटेड न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इस हाई एनर्जी के साथ वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो ये जो डॉटेड न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, ये इस अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आने के लिए अपना जो एनर्जी है वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी कम हो सके और वो स्टेबल हो सके। तो ये जो हाई एनर्जी वाले स्टेट में, जिसको हमने डॉट के ज़रिए शो किया है, यानी ये हाई एनर्जी वाले स्टेट में है। अब इस हाई एनर्जी वाले स्टेट में से ये स्टेबल स्टेट में आते हुए जो एनर्जी को रिलीज़ करता है वो एनर्जी गेमा रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज़ होती हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमा डिके। यानी ये हाई एनर्जी वाला स्टेट है, ये वाई डॉट, ये डॉटेड न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट में है। अब इसको वाई डॉट से वाई बनने में, यानी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आते हुए ये क्यू रिलीज़ करता है। क्यू हमने कहा था एनर्जी होती है। तो यानी ये इस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आते हुए एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये गेमा रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट होती हैं। तो इस तरह गेमा डिके में एक न्यूक्लियस जो है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है। हाई एनर्जी स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट और लो एनर्जी वाले स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी एक्साइटेड स्टेट से लो ग्राउंड स्टेट में आते हुए जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो गेमा रेडिएशंस के फॉर्म में होती है। और इस तरह न्यूक्लियस भी चेंज हो जाता है, इसमें एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारे पास तीसरा हमारे पास क्या था, डिके था, गेमा डिके। अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो। ये तो जनरल इक्वेशन थी, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना और इसके साथ एनर्जी एमिट होना। ये आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है इस थोरियम में, डॉटेड न्यूक्लियस में। फिलहाल ऐसा ही रहने दें इसको, हीलियम के साथ ये इस तरह एमिट होता है। तो जब ये यूरेनियम इस थोरियम में चेंज होगा, थोरियम हमने कहा ये एक डॉटेड न्यूक्लियस है, ठीक है, इस केस में, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। इसके ऊपर हमने डॉट लगा दिया, ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट में है। अब इस हाई एनर्जी स्टेट में ये थोरियम स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल होने के लिए इस थोरियम डॉट वाले न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, गेमा रेडिएशंस के फॉर्म में। जब गेमा रेडिएशंस एमिट होंगी तो ये फिर जो है हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाएगा। इस वजह से अल्फ़ा एमिशन के बाद या बीटा डिके के बाद
तमाम जो प्रोसेस में एलिमेंट्स क्या करते हैं, गेमा एमिशन करते हैं, ठीक है, ताकि वो डाटा न्यूक्लियस स्टेबल हो सके। तो इस तरह ये गेमा डीके था। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हम रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ा था। तकरीबन 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर है, तो वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।